नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जीएस वर्ड के पॉलिटी की सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 को। पूर्व की कक्षा एक क्लास में मैंने शायद लिया था, एक या दो क्लास में शायद में भी हुआ है। तो आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और फिर हम आगे इसको लेकर के बढ़ेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर दें, जो कि माइंड मैप पर आधारित है। तो 80 से 85 पेज हैं, इसको हम जल्दी जल्दी क्लियर कर लेंगे। इसका उद्देश्य था सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा भारतीयों के सहयोग हेतु यह एक्ट लाया गया था। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? तो भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। यहीं से तो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था किससे रखी गई। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 से, कैबिनेट यहाँ से आया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। भाई पहले गवर्नर जनरल था, उसके नीचे जो है, अब यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल ना होकर के वायसराय को बोलता जाता, लेकिन अब यहाँ गवर्नर जनरल कह सकते हैं। तो इसके जो है 4 सदस्य थे, चौथा विधि सदस्य, तो 4 सदस्य हुआ करते थे, तो उसको एक ठू बढ़ा दिया गया था। ठीक है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करने की शुरुआत, इसके तहत वायसराय कैनिंग द्वारा 1862 में 3 भारतीयों, भारत के राजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में नामित किया गया। तो यहाँ से कैबिनेट का कॉन्सेप्ट आया और सदस्यों को बढ़ा करके, कार्यकारी परिषद के सदस्यों को बढ़ा करके 4 से 5 कर दिया गया था। ठीक है। और वायसराय कैनिंग द्वारा 1862 में 3 भारतीयों को जो है विधान परिषद में शामिल किया गया था। वो थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। बिना काउंसिल की संस्तुति के वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसकी अवधि 6 माह तक की मानी गई। तो अध्यादेश का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो 1861 के जो है भारत परिषद अधिनियम से आया था। पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में यहीं से आई थी। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई। मतलब पहले ये सिस्टम हुआ करता था कि कानून बनाने की प्रक्रिया वहाँ से लेकर के किसको दे दिया गया था? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की जो है, ये जो है पूरे सभी जो है प्रांतों के, जैसे कि आपको पता होगा कि मद्रास और महाराष्ट्र और चेन्नई वाले क्षेत्रों में और बंगाल वाले क्षेत्रों में, तो इन दोनों को जो है इनके अधीन कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल का। और साथ ही जो है इनके कानून बनाने के जो पावर है उसको इसके अंडर में दे दिया गया था। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था और ये महज कुछ ही विषयों पर जो है कानून बना सकते थे। तो यहाँ पर जो है अब ये क्या किया गया कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर के जो है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई थी। वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिली तथा क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में इसका गठन हुआ। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन हुआ। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन हुआ। एक सेकंड, ऊपर मैंने बताया था आपको 1833 के चार्टर एक्ट में कि बंगाल को, मद्रास को और चेन्नई को, मद्रास को और यहाँ महाराष्ट्र को के जो गवर्नर जनरल हैं उनके कानून बनाने का अधिकार जो है वहाँ पर समाप्त कर दिया गया था और संपूर्ण पावर किसको दे दिया गया था? तो संपूर्ण पावर जो है आपको बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। ठीक है। तो अब यहाँ पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ से इन्होंने कर दिया था कि अब जो है गवर्नर जनरल जो मद्रास हैं और महाराष्ट्र हैं वो भी वहाँ के जो है बना सकते हैं अपना कानून राज्यों को लेकर के। ठीक है। भारत, अब अगला देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। तो मुख्य बातें क्या है इसमें? यहाँ पर देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पद्धति की शुरुआत हुई तथा निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा या चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पे। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात यहाँ पर जो है शुरुआत की। यहाँ इसका मतलब आप कह सकते हैं कि निर्वाचन पद्धति यहीं से स्टार्ट हुई थी। विधान परिषद अब बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु अधिकृत परंतु मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक है। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई और बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा है। मतलब केंद्रीय विधान परिषद में
अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को संख्या तो बढ़ा दी गई, लेकिन बहुमत जो है सरकारी सदस्यों को ही रखी जाती थी। मतलब आप सरकारी और गैर सरकारी में 2 भागों में बांट दिया गया था केंद्रीय विधान परिषद में। यहाँ पर सरकारी सदस्यों की संख्या जो गवर्नर जनरल के अंतर्गत में आती थी, इनकी संख्या बढ़ा दी गई। और कुछ जो है कहा गया कि इनको देखो बेवकूफ़ बनाया जा रहा था भारतीयों को कि ठीक है हम आपकी संख्या बढ़ा दे रहे हैं। भाई आप संख्या बढ़ाने से क्या, जब आप पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं दोगे तो संख्या बढ़ाने से क्या। जैसे कि आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन में आप कंडीशंस देखिए कि हमारी बहुत बढ़ चढ़ के नाम हो रहा है, लेकिन हमको वीटो पावर नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब है उसका सदस्यता लेकर के। ठीक है, तो वही बात है। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वायसराय नामांकित करता था। अब यहाँ पर देखिए, जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर द्वारा था। ठीक है, तो केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नगर पालिका, जिला बोर्ड और विश्वविद्यालय एवं वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वायसराय नामांकित कर देता था। ठीक है, कि आप जाइए वहाँ पर काम करिए। जबकि प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर था, बाकी और काम जो है गवर्नर करता था। यहाँ पे थोड़ा विकेंद्रीकृत किया। देखिए अब इसको व्यापक तौर पर समझने के लिए आपको पूर्णतः जो है इसके लेख को पढ़ना पड़ेगा, वहाँ के मैकेनिज्म या बॉडी को समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं इसको रैंडमली लेके चल रहा हूँ, आपको मुझे पता है कि नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी मैं अधिक से अधिक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि 1873 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। शाही उपाधि एक्ट 1876, इसके द्वारा 28 अप्रैल 1876 को भारत की साम्राज्ञी के रूप में महारानी विक्टोरिया को घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो शाही उपाधि एक्ट 1876 और 1873 के अधिनियम के तहत 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब तक के पीछे क्योंकि कंडीशंस में आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें थी, कहाँ पर गवर्नर जनरल को पावर दिया जा रहा है, कहाँ पर गवर्नर जनरल के पावर को ख़त्म कर दिया जा रहा है, फिर विकेंद्रीकरण की कंडीशंस को लाया जा रहा है, भारतीयों का कितना उसमें योगदान है पिछले की आप एक्टों में देखे होंगे। अब हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम, जो कि यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति जो है आपकी सामने आती है। इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, या लॉर्ड मार्ले तथा के राज्य सचिव, जबकि मिंटो जो है भारत के वायसराय थे। राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा है। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को सर्वनाश करने वाला एक्ट कहा है। तो मुख्य बातें इसमें क्या थी? भारतीयों को कार्यकारी परिषदों की नियुक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, विधि सदस्य के रूप में। भाई देखिए, भारतीयों की कार्यकारी परिषद में नियुक्ति होती थी। आपको मैंने ऊपर बताया था कि केंद्रीय विधान परिषद और में 2 प्रकार के सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, एक तो वो सरकारी सदस्य हुआ करते थे और एक जो है गैर सरकारी सदस्य में जो भारतीय हुआ करते थे। सरकारी सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा थी। गैर सरकारी सदस्यों को ये जो है गवर्नर जनरल कहते थे कि आप जाइए नगर पालिका में काम करिए, वाणिज्यिक क्षेत्र में काम करिए, मतलब जहाँ आपका प्रभाव कम हो, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रभाव ना हो वहीं पर। बाकी उस राज्य के पर्टिकुलर राज्य में अगर कोई नियम विधि कानून बनाना चाहता था तो वहाँ पर की वहाँ के गवर्नर और वहाँ की काउंसिल बनाती थी। क्योंकि मद्रास का अगर बात ले तो मद्रास के भी यहाँ गवर्नर होंगे और वहाँ की काउंसिल होगी। ठीक है, तो वो कानून बनाएगी। बाकी बहुत सीमित अधिकार इनको दिया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया तथा प्रांतीय विधान परिषदों में आकार में वृद्धि, या केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में हो सकते थे। मतलब अब यहाँ कहा जाने लगा इसके माध्यम से कि ठीक है, हम केंद्र में सरकारी सदस्य मतलब गवर्नर जनरल और अंग्रेजों को हम तो यहाँ पर ज़्यादा करेंगे, लेकिन प्रांतों में ठीक है हम आपकी सदस्यों की संख्या बढ़ा देंगे। यहाँ तो आपका सीमित सदस्य रखा जाएगा, लेकिन जब प्रांत की बात आएगी तो यहाँ पर आपका हम सदस्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर, तो ये गतिविधियाँ थी। ठीक है, अब यहाँ केंद्रीय विधान परिषदों में जो है, केंद्रीय विधान परिषदों में संख्या जो है 16 से 60 बढ़ा करके कर दिया गया था, लेकिन प्रांतीय परिषदों में आकार में वृद्धि, सरकारी बहुमत, लेकिन अभी भी सरकारी बहुमत वहाँ पर परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों में हो सकते थे। विधान परिषद केंद्र एवं प्रांत में पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प रखने और मत देने का अधिकार मिला यहाँ पर विधान परिषदों में। ठीक है, केंद्र और प्रांत में पहली बार जो है, केंद्र में भी और प्रांत में भी, जो कि बजट दोनों के लिए तैयार होता था।
तो पहली बार आप अनुपूरक प्रश्न किसको कहते हैं कि बजट के दौरान ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बजट को संकल्प रखने और मत देने का अधिकार आपको दिए गए, इससे पहले तो नहीं था। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, अर्थात मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों एवं जमींदारों हेतु अलग प्रतिनिधित्व, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर जो है ये आपको सिर्फ मलाई दी जा रही है, जो कि मूलतः ये जो है यहाँ पर इसमें किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी प्रसिद्ध है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। उद्देश्य भारत में का उत्तरदायी सरकार की स्थापना करनी थी। इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 साल बाद आयोग गठन की बात की गई। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन जो है इसी के बाद आएगा, इसी की जो है ओवरव्यू लेने के लिए क्या अपना काम कर पाया कि नहीं कर पाया। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्वशासन लागू करने का पहला प्रयास इसमें किया गया था। इसकी मुख्य बातें क्या थी? तो पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई कि भाई अब केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। अब तक तो केंद्र में ये था कि इसमें सरकारी सदस्य और विधान परिषद में जो है सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य होते थे। इसमें सरकारी सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी और प्रांतों में क्या होता था कि वहाँ पर भी 2 प्रकार के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी और ऊपर सरकारी सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद को, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया गया। एक को बना दिया गया राज्य परिषद और दूसरे को बना दिया गया राज्य परिषद, दूसरे को बना दिया केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 और कार्यकाल 5 वर्ष का था, जबकि केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144, कार्यकाल 3 वर्ष था। ठीक है, तो ये पूरा कंडीशंस था। ये आपको जो 5 वर्ष और 3 वर्ष बताए जा रहे हैं, ये सरकारी जो गैर सरकारी सदस्य थे उनके लिए था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की पहचान कर एवं उनके पृथक्करण द्वारा राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम हुआ। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हैं शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत हुआ। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। अब यहाँ पर देखिए केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई थी। इसी प्रकार प्रांतों को भी 2 विषयों में बांट दिया गया था और इसके जो मुखिया थे कौन थे? गवर्नर जनरल थे उस प्रांत के। एक था हस्तांतरित एवं दूसरा था आरक्षित विषय। इसे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत माना गया। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टिस को माना जाता है। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पर की गई। संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में भारतीय जनता को मताधिकार दिया गया। जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास जो है कर देता है, जो शिक्षित है वही मतदान दे सकता था। आय के आधार पर महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। सांप्रदायिक आधार पर आगे बढ़ते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। अब यहाँ पर केंद्र बजट और राज्य बजट दोनों अलग कर दिए गए थे। ऊपर नहीं अलग किया गया था, लेकिन यहाँ पर अलग कर दिया गया था। ठीक है, ठीक। अब यहाँ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान ली कमीशन के द्वारा 1923-24 में किया गया था। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। पहली बार लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय की स्थापना हुई। समीक्षा के लिए रॉयल कमीशन का गठन हुआ। महिलाओं को सीमित क्षेत्र में वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो यहीं से ही स्टार्ट किया गया महिलाओं को वोटिंग करने का सीमित क्षेत्रों में आय के आधार पर। तो केंद्र में क्या क्या है? केंद्र में 2 हैं। केंद्र की व्यवस्थापिका में यहाँ पर राज्य परिषद और विधान सभा, केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा होता है केंद्र स्तर पर, वही है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था ये? तो गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद इसको लाया गया था। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसमें दूसरे वाले में बापू गए थे, उसके बाद नहीं गए थे। ठीक है, और उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे जो तीनों में गए थे और उनका उद्देश्य ये था कि उनके समाज का कल्याण हो।
1935 के अधिनियम हेतु बनी समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिंडथिगो थे। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं, जिनमें से अधिकांश को आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अपना लिया गया था। अब ये क्यों अपनाया गया, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, और अभी आप हम बोल देंगे तो ठीक भी नहीं रहेगा, इसलिए बोलना ठीक नहीं है। मुख्य बातें क्या थी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांत अनिवार्यतः रियायत स्वैच्छिक और शामिल होती हैं, लेकिन रियासतों के इसमें शामिल ना होने से यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में ही नहीं आई। ठीक है, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना उन्होंने की थी। इसमें ब्रिटिश प्रांत थे अनिवार्य रूप से, रियासत थी, स्वैच्छिक हो सकते थे, और लेकिन बिना रियासतों के शामिल होने से संघीय व्यवस्था कहना ठीक नहीं है। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत यहाँ पर कर दिया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1909 के किस अधिनियम, एक सेकंड में रिकॉल करके बताता हूँ। तो 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, एक सेकंड 1909, ठीक है 1919 ही है। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में लाई गई थी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है 1935 में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और केंद्र में इस प्रणाली का आरंभ हुआ। अब केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापित हो गई। प्रांत से जो है खत्म कर दिया गया था द्वैध शासन प्रणाली। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा हुआ। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के दी गई थी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई और 1937 में स्थापित हुआ। हालांकि न्यायालय संबंधी अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल के लंदन के पास हुआ करती थी, जो वहां गठित थी। 1958 द्वारा स्थापित भारत शासन एक्ट की समाप्ति की गई। मताधिकार का विस्तार लगभग 10% आबादी को दिया गया और बढ़ाया गया। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के जरिए दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्गों को शामिल किया गया। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में किया गया था। अभी भी यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था जो है की गई थी, सबसे पहले शुरुआत यहीं से की गई थी। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और यूपीएससी एवं प्रांतीय सेवा आयोग का स्थापना किया गया था। यहाँ से बर्मा से अलग हुआ, भारत बर्मा से अलग हुआ। 1936 में उड़ीसा का निर्माण हुआ था। ठीक है, ठीक। जब हम क्वेश्चंस वहाँ पर हल करवाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं, मैं देखिए हमारा दिमाग इस तरह से डाइवर्सिफाई होकर के जा रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ, लेकिन वो कंटेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है और मुझे कुछ कन्फ्यूजन है। इसी कारण मैं यहाँ डिस्टर्बेंस आपको नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, तो जब क्वेश्चंस आपके पुटअप में, जैसे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब आरंभ हुई और राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था कब अंत किया गया, और द्वैध शासन का व्यवस्था केंद्र में कब लागू किया गया, राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था कब आरंभ हुआ, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन मुझे है। तो इसी कारण मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए माइंड आपका जब तक इस हिसाब से काम करते हैं तब तक आप इसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, जब रिकॉल करना बंद कर दिए तो सारी कंडीशंस आपके वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर कहा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हुआ। अब प्रांतों में जब द्वैध शासन का अंत यहाँ से हुआ तो कहाँ पर लागू होगा? केंद्रों में द्वैध शासन का आरंभ होगा। ठीक है, ये द्वैध शासन प्रणाली आरंभ हो जाएगी। अब ऐसे कहा जाए कि प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था कब आरंभ की गई, तो 1919 से जो है शुरू किया गया था, और अंत कब किया गया तो ये भी देखना है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश हुआ। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित हुआ। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ। 16 जुलाई को 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित किया। 18 जुलाई को 1947 को सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए इसको। मुख्य बिंदु क्या थे? वायसराय पद और ब्रिटेन में भारत सचिव पद की समाप्ति की गई। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्यों का गठन हुआ। इन राज्यों के गवर्नर जनरल पद सृजित। माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जबकि जिन्ना पाकिस्तान के बने।
सत्ता का उत्तरदायित्व इन डोमेनियंस की संविधान सभा करेगी, जबकि जब तक ये सभाएं और नए संविधान का निर्माण न कर लें तब तक संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करेगी। भारतीय रियासतें चाहें तो भारत डोमेनियन या पाक डोमेनियन के साथ मिल सकती हैं, ये स्वतंत्र रह सकती हैं। ठीक है। वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता था, उसकी साइनिंग होती थी, तो जो है हम इसको कभी और बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कल से हमारा होगा टॉपिक होगा संविधान सभा। फिर भी मैं कल इन 2 क्वेश्चनों को कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब आरंभ हुई, राज्य में जो है द्वैध शासन कब खत्म हुआ, तो हम इसको कल आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।